हमारा फर्स्ट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन। बायोकेमिस्ट्री, इसका नेम से इंडिकेट है कि बायो क्या होता है। बायो मीन स्टडी ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री केमिकल नेचर उन मॉलिक्यूल्स की जो बायोलॉजी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? ये डील करती है केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से जो हमारे टिश्यूज़ या सेल्स में हो रहे होते हैं। केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं? हम जितना भी फूड इनटेक करते हैं, बॉडी में जाके केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू प्रोसेस होता है, फर्दर मेटाबलाइज्ड होता है और स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बन जाकर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाता है। जैसा कि अगर बात करें लिपिड्स की, लिपिड्स को हम फैट्स भी कहते हैं। फैट्स जो है वो बॉडी में जाकर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन्स का स्मॉलर यूनिट अमाइनो एसिड्स है। इसी तरह सब चीज़ें जाकर कॉम्प्लेक्स मटेरियल जाकर सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। इसको हम केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं। ये रिएक्शन कहाँ पे होती हैं? प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल क्या होता है? ये एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। इसको कॉम्बिनेशन में अगर बोलें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, तो हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये सारे रिएक्शन प्रोटोप्लाज्म में हुए होते हैं सेल के, जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स होती हैं। जब ये रिएक्शन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जैसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो रहे हों, तो रिएक्शंस जो हैं हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। मतलब जो उसका प्रोसीजर है, जिस तरह से कुदरत की तरफ से प्लान्ड है कि किसने जाके किस में कन्वर्ट होना है, एक थोरोली और साइमल्टेनियस एक्शन हो रहा हो, तो हम कहते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई एब्रप्शन आ जाती है, वहाँ पे कोई ख़राबी आ जाती है, वहाँ पे कोई डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, कोई प्रोडक्ट जो नहीं बनना था वो बनना शुरू हो गया, तो वहाँ पर डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी और वहाँ पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो सकता है, जिसको हम फीवर कहते हैं, या हमें कोई डिफरेंट डिजीज़ लाहिक हो सकती हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री सबसे ज़्यादा यंग ब्रांच है। इसमें बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हुई जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने इस फील्ड में उनको वेट करना पड़ा। डेवलपमेंट इसमें हुई तो दूसरी ब्रांचेस की भी प्रोग्रेशन हुई, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कहते हैं कार्बन को, वो कंपाउंड जिसके अंदर ऑर्गेनिक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक जैसे कि HCl, NaCl, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये आगे नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे। सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी में बायोकेमिस्ट्री जो है वो एज अ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, सबसे पहले तो ये सारी जो साइंस सब्जेक्ट्स थे वो मर्ज फॉर्म में थे, लेकिन 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, बायोकेमिस्ट्री जो है वो इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पर डिस्कवर हुई। दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स ने बेनिफिट हासिल किया बायोकेमिस्ट्री से, जैसे कि फिजियोलॉजी। हमें पता चलता है कि बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स और केमिकल एक्शंस हो रहे हैं, जिसमें फिजियोलॉजी में डिफरेंट डिस्कवरीज हुई हैं। फिजियोलॉजी हम किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स, अफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी एंड अफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग्स। जो हम मेडिसिन खाते हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए, वो ड्रग हमारी बॉडी पे जाकर क्या अफेक्ट कर रही है और हमारी बॉडी क्या अफेक्ट कर रही है। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी कहते हैं डिजीज़ कंडीशन की स्टडी। अब किसी को कोई डिजीज़ होगी है तो उसकी पैथोलॉजी क्या रही होगी, कहाँ पे ख़राबी है। थेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक्स कहते हैं जिसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। वो पर्सन या वो साइंटिस्ट जो बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करता है हम उसको बायोकेमिस्ट कहते हैं। इसी तरह वो पर्सन जो फिजियोलॉजी को स्टडी करता है हम उसको फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो एनाटमी को स्टडी करता है उसको एनाटमिस्ट कहते हैं। बायोलॉजी को स्टडी करता है तो बायोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेगा तो बायोकेमिस्ट कहेंगे। बायोकेमिस्ट्री ने बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन में। बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो डिफरेंट टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, सोल्यूशन देता है क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के। अगर हमें कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किसी में खून की कमी आ रही है, तो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस किया जाता है, बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म कराए जाते हैं, पता चलता है कि आइदर पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। किसी में खून की कमी है, उसमें HB लेवल कितना है, अगर कम है तो हम मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली उसकी को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। बायोकेमिस्ट जो हैं ये हमें एक्सटर्नल प्रिपरेशन में
वैक्सीन्स प्रोवाइड करते हैं, हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं, एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, आयोडीन हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स जो हैं हमें थायरॉक्सिन, ये हार्मोन्स N10 के नेम से एंजाइम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि बॉडी में अगर डेफिशिएंसी हो जाए एंजाइम्स की तो हम एक्सटर्नली ले सकते हैं। एंटी सीरम्स होते हैं, वैक्सीनेशन होते हैं, जीन मैपिंग होती है, DNA प्रोफाइलिंग हो रही है जिससे फिंगर प्रिंटिंग वगैरह, DNA टेक्नोलॉजी आ गई, क्लोनिंग आ गई जिसमें हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं बेनिफिटेड प्रोडक्ट की, मल्टीपल कॉपीज़ के थ्रू, क्लोनिंग के थ्रू हम इंसुलिन वगैरह, सिंथेटिक इंसुलिन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी साइंस सब्जेक्ट्स में। किसी को अगर डायबिटीज़ है तो हम उसको एक्सटर्नल इंसुलिन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल इंसुलिन हमें कहाँ से मिल रही है? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मिल रही है, जो कि बायोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इसी तरह वैक्सीनेशंस, हार्मोन्स, एंजाइम्स, मेडिसिन जितनी भी बन रही हैं वो बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज के अकॉर्डिंग से हमें मिल रही हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की बहुत सी इम्पोर्टेंस की हामिल है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं? आम जुबान में कहा जाए तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक जो है वो 55% होता है। हम क्या खाते हैं? हम अनाज खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स, अनाज, गंदम, रोटी, चावल, मकई, जौ का आटा, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर केमिकल टर्म्स में देखा जाए तो ये क्या है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, या उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जो कि हाइड्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस में इसकी ब्रेकडाउन होती है, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमें देते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। अगर हम इसका लिटरली मतलब देखें तो इसका मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बन्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं, मतलब चीनी। ये हमारे अनाज में बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होती है। जनरल फार्मूला अगर हम इसका देखें तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2ON। N क्या इंडिकेट कर रहा है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3, कोई भी नंबर हो सकता है, सो ऑन। एक्सेप्शनल तो जनरल फार्मूला फॉर्मिक एसिड और लैक्टिक एसिड जो होते हैं उसका फार्मूला भी यही होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। ये एक एक्सेप्शनल केस है। वैसे तो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला यही होता है, लेकिन जिनका नहीं होता वो उसमें फॉर्मिक एसिड और लैक्टिक एसिड है, जिसका फार्मूला ये है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात की जाए तो ये किस तरह के दिखते हैं, किस तरह के होते हैं, किस में सॉल्युबल होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होते हैं, सोर होते हैं, बिटर होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये वाइट सॉलिड्स होते हैं, वाइट कलर के सॉलिड्स होते हैं जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स में। ऑर्गेनिक में ये पार्शियल सॉल्युबल होते हैं। जिन कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूलर वेट लो होता है ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इसको हम दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? ये वाला ग्रुप, CHO ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। वो शुगर्स जिनके अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको हम एल्डोज कहते हैं। एल्डोज शुगर या एल्डिहाइड ग्रुप शुगर्स भी कहा जाता है। हमने देखा दो तरह के ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप ये वाला ग्रुप होता है RCOOR। R जो है वो कुछ भी हो सकता है, ये CH3 हो सकता है, ये कोई भी चेन हो सकती है, ये मिथाइल हो सकता है, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, R यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन बेसिकली ये कीटोज शुगर होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज़्यादातर प्लांट सोर्सेज से मिलती हैं। स्टार्च में, सीरियल्स में, अनाज में, चावल, आटा, जौ, गंदम, मकई, पास्ता, डब्बा रोटी, इन सब चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो कौन से वेजिटेबल्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होते हैं? पोटैटो में, आलू में, गाजर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह बहुत सारे वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेग्यूम्स कहते हैं दालों को, जिसमें पीनट, मूंगफली, लेंटिकल, जितनी भी दालें होती हैं उनके अंदर
कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ अमाउंट होती है। फ्रूट्स में होते हैं जो वो फ्रूट जो मीठे होते हैं और जो मीठे नहीं होते, वो तमाम फ्रूट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है। जहाँ खजूर के अंदर फ्रुक्टोज शुगर होती है, फ्रुक्टोज जो सबसे मीठी शुगर है, सबसे मीठा टेस्ट जो है वो फ्रुक्टोज का होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। एक होती है ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब ए मीन्स विदाउट, इसमें साइकिल स्ट्रक्चर नहीं है, ये विदाउट साइकिल स्ट्रक्चर है। ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, HOH, 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 CH2O ग्रुप अटैच है। थर्ड नंबर पे OH और H की पोजीशन डिफरेंट है। ये आप देख सकते हैं कि थर्ड नंबर पे OH की पोजीशन डिफरेंट है, तो ये ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये साइकिल फॉर्म में नहीं है। 6 कार्बन हैं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की, साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब कि ये साइकिल फॉर्म में है, स्ट्रक्चर वही है, वही कार्बन एटम्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिबिट हुआ। थर्ड नंबर की कार्बन इसी को हम स्ट्रेट चेन में कहेंगे, तो स्ट्रेट फॉर्म में अगर ये एग्जिबिट हो जाता तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर यही स्ट्रक्चर जो अपने आप को चेंज कर लेता है, साइक्लिक फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेंगी कार्बन्स, तो हम इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्ब्स की, कि कार्ब्स जो है ये हमें कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ये हमारा 50% 55% ऑफ कैलोरी इनटेक जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है? 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड की जाती हैं। इसका फॉर्मूला कुछ यूं है, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बाहर निकाल देते हैं और एनर्जी ATP की फॉर्म में होती है, जो कि हमारी बॉडी का करेंसी यूनिट है। तो हम हमारी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम खाते हैं। तो 55% हमारी बॉडी के कैलोरीज किस पे कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? कौन देता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। 1 ग्राम कितनी कैलोरीज देता है? 4 कैलोरीज। एनर्जी की बात करें कि हमें एनर्जी सप्लाई कैसे करते हैं, ये हम आगे देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। मोनो सेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डाइसेकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, और सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो कन्वर्ट होकर बॉडी में एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में अंदर एक स्ट्रक्चर होता है विलाय, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इंटेस्टाइन के ऊपर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ये छोटी आंत के अंदर, जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट होते हैं मोनोसेकेराइड्स में, जो कि एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में। किसके स्ट्रक्चर से? विलाय के स्ट्रक्चर से। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस है वाटर का। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी अर्थ पे कौन सा है? वाटर है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है। प्लांट सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। 50 से 80% जो ड्राई वेट है सेल्यूलोज का वो कार्बोहाइड्रेट्स है। नेचुरल प्रोडक्शन ग्लूकोज की कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो ग्लूकोज बन जाती है, और साथ में हमें ऑक्सीजन सप्लाई होती है। फंक्शंस की बात करें तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? GIT जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी की कंस्ट्रक्शन कौन करें? कार्बोहाइड्रेट्स करें। कैसे करें? उनकी सेल मेम्ब्रेन्स बना रही है, बॉडी में अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है कैल्शियम की। इन कार्बोहाइड्रेट्स कोलेस्ट्रॉल का लेवल को डाउन करती हैं, डिक्रीज़ करती हैं। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम हमें 4 कैलोरीज
एनर्जी किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल फ्लोरा को। नॉर्मल फ्लोरा कौन से क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी जीआईटी सिस्टम में रहते हैं, फ्रेंडली होते हैं। अगर इनको मौका मिले तो ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, तो ये उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ई कोलाई है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये मेंटेन करते हैं वाटर और मिनरल बैलेंस का। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये सोर्स होते हैं विटामिन बी, सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। जितने भी विटामिन हैं बी कॉम्प्लेक्स, ये हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। जो पर्सन्स, वो लोग जो डाइटिंग कर रहे होते हैं, वो अपना क्या करते हैं? वो डाइटिंग में अपनी चावल, रोटी, अनाज, इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो उनके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल या स्किन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। स्वीटनेस की बात करें, वो कार्बोहाइड्रेट जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो स्वीट होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो इतने मीठे नहीं होते। स्वीटनेस जो है फ्रूट्स की वो वेरी करती है। जब राइपनिंग, पकने का एक प्रोसेस होता है फ्रूट का, उसमें स्टार्च कन्वर्ट होती है शुगर्स में। वो किस एक्सटेंट में, किस वेरिएशन में, कितनी अमाउंट में कन्वर्ट हो रही है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होती है? एक मोनोसेक्राइड्स है, डाइसेक्राइड्स है, ओलिगोसेक्राइड्स है और पॉलीसेक्राइड्स है। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ओलिगो का मतलब 3 to 10 और पॉली का मतलब 10 से ज़्यादा। मोनोसेक्राइड्स में 2 तरह के ग्रुप्स आ जाते थे, एल्डिहाइड और कीटोज ग्रुप। इनकी एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, राइबोज, एरिथ्रोज, ग्लूकोहेप्टोज। कीटोज ग्रुप में फ्रुक्टोज, राइब्यूलोज, एरिथ्यूलोज और हेप्ट्यूलोज। डाइसेक्राइड्स में 2 तरह की आ जाती हैं, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। होमो मीन्स सेम, 2 शुगर मॉलिक्यूल सेम होंगे तो वो होमोजीनस है। हेटेरोजीनस अगर वो डिफरेंट है, हेटेरो का मतलब ये डिफरेंट होता है। ओलिगो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसीलिए हम इसको इतनी डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे। पॉलीसेक्राइड की बात करें तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, होमो पॉलीसेक्राइड, हेटेरो पॉली। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। मोनोसेक्राइड्स का मतलब होता है एक, सेक्राइड का मतलब शुगर। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, अगर पानी में इनको हल करेंगे तो ये हल हो जाएंगे। हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं होते, है ही एक यूनिट, इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते, ये फर्दर ब्रेक डाउन होगा ही नहीं, इसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? CHO। और ये वाला ग्रुप कौन सा होता है? RCOOR। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो एल्डोज है, जिसमें ग्लूकोज है, C6H12 O6, जिसको हम ग्रेप शुगर कहते हैं। स्टार्च, ये कमर्शियली ऑब्टेनेबल होता है। हम शुगर्स को कमर्शियली कहाँ से लेते हैं? स्टार्च की से लेते हैं। नॉर्मल ग्लूकोज बॉडी में 180 से 100 mg पर लीटर होती है, रैंडम 100 से 120। अगर इसकी अमाउंट इससे ज़्यादा हो जाए ग्लूकोज की तो डायबिटीज़ की डिजीज़ हो जाती है कि वो ब्लड से एब्जॉर्ब नहीं हो रही इंटेस्टाइन के थ्रू। कीटोज की अगर हम बात करें तो ये फ्रुक्टोज, सब ये शुगर, ये हनी में जो है फ्रुक्टोज होता है। सेमिनल फ्लूइड जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जिसमें स्पर्मेटोजोआ बन रहे होते हैं, उसको एनर्जी भी कौन सी शुगर प्रोवाइड कर रही होती है? फ्रुक्टोज। ये सबसे ज़्यादा मीठी होती है, हनी में होती है और डेट्स में होती है, खजूरों में होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइसेक्राइड्स की। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि डाइसेक्राइड्स क्या होती हैं। सेक्राइड का मतलब शुगर, डाई का मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल जब कंबाइन होती हैं तो वो डाइसेक्राइड्स बनाते हैं। अब वो डाइसेक्राइड्स 2 शुगर मॉलिक्यूल सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर तो वो सेम है तो हम उनको होमोजीनस कहेंगे, अगर वो डिफरेंट है तो हम उनको क्या कहेंगे? हेटेरोजीनस, डिफरेंट कंपाउंड्स बोलेंगे।
इसको हाइड्रोलाइज करें तो ये दो डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल्स देती हैं। ये लेस स्वीट इन टेस्ट होती है एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इसके अंदर। ये अटैच्ड होती है वाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, एक और एक, इसके दरमियान जो लिंकेज होता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये वाटर में हल हो जाती हैं। इनका मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर होता है मोनोसेक्राइड से, क्योंकि वो एक शुगर मॉलिक्यूल थी, ये दो शुगर मॉलिक्यूल है। इसको फर्दर डिवाइड करें तो ये होमोजीनस और हेटेरोजीनस होती है। होमोजीनियस की अगर हम बात करें तो ये सेम शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि माल्टोज डाइसेक्राइड्स में दो शुगर मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दोनों सेम है, तो हम ये सिर्फ होमोजीनस में। हेटेरोजीनस में डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल हैं, सुक्रोज और लैक्टोज, इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और एक फ्रुक्टोज का है। लैक्टोज में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक ग्लैक्टोज का है, इसीलिए इसको हम हेटेरोजीनस डाइसेक्राइड कहते हैं। मजीद हम इसके ऊपर अगर बात करें तो ये ऐसा है कि लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं और सुक्रोज को हम टेबल शुगर कहते हैं और माल्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। ओलिगोसेक्राइड्स की अगर हाइड्रोलाइसिस की जाए, वाटर के अंदर इसका ब्रेक डाउन किया जाए तो 3 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स को ये यील्ड करते हैं। ये फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए हम इसको इतना स्टडी नहीं करते। लेकिन अगर हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली होते क्या हैं, इसके अंदर इसकी हाइड्रोलाइसिस अगर हम करें तो 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स ये हमें यील्ड करते हैं और हमें इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो ये हमें डाइसेक्राइड्स देते हैं। डाइसेक्राइड्स की ब्रेकडाउन की जाए तो वो हमें मोनोसेक्राइड्स देते हैं और मोनोसेक्राइड जो है वो विलाय के थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी जिसके थ्रू इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है। इसकी भी दो टाइप्स हैं, ये टेस्टलेस होती हैं और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती हैं। बहुत सारे सेक्राइड्स मिलके पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी की जाए तो ये होमोपॉलीसेक्राइड सेम। अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करें तो वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड देगी, तो इसको हम होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं जिसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन आ जाता है। अगर हम हेटेरोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड देते हैं जिसमें म्यूसिलेज और हेमी सेल्यूलोज आ जाता है। पॉलीसेक्राइड्स के अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो सेल्यूलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट होती है अर्थ पे प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट। प्लांट की जो सेल वॉल है उसके अंदर सेल्यूलोज होती है जो कि पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च ये फूड मटेरियल के अंदर स्टोर हुई होती है, कॉर्न्स ग्रेन्स में स्टार्च की फॉर्म में, आलू के अंदर स्टार्च होती है। ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज होती है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होती है। ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में एक साइकिल के थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में और हमारे जिगर और मसल्स के अंदर स्टोर हुई होती है। स्टार्च जो है ये ग्रेन्स की फॉर्म्स में सीड्स, ट्यूबर्स, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन टाइप होती हैं। आलू, शलजम, इस तरह की चीज़ों में स्टार्च बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होती है। तो ये था हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स का। थैंक यू।